थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अंदर हमने दो थ्योरीज पढ़ी। एक क्वेश्चन ईएन का भी दिया था मैंने, किया तो मैंने फाइन। सो ईएन क्या होता है कि जो एलिमेंट, जो सेंट्रल मेटल जिसका ईएन नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, वो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। सेकेंड वी डिस्कस वर्नर थ्योरी। वर्नर ने क्या बताया? दो तरह की वैलेंसी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज वीबीटी। व्हाट वाज वीबीटी? कि जो सेंट्रल एटम है दैट प्रोवाइड वेकेंट ऑर्बिटल इन विच लिगेंड डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट थ्योरी दैट इज crystal field theory, very important. This is the last theory of coordination compounds, CFC. Crystal field theory. इसके कुछ postulates and let us discuss the important point of this theory. Important points of CFC. फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बट हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट। क्लियर? बट दिस थ्योरी सेज दैट, राइट डाउन, there is formation of ionic bond between ligand and central atom. Ligand and central atom. सेकेंड पॉइंट, तो बताओ जब लिगेंड सेंट्रल एटम के पास में जाता है तो एक रिपल्सन होता है। कैन यू टेल मी वो रिपल्सन किसके कारण होगा? लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल मेटल एटम के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के और सेंट्रल मेटल के, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। सो व्हेन लिगेंड approaches central atom, then there is repulsion between electron cloud of ligand and central atom. Electron cloud of ligand and central atom. Clear? Next, third point. But जो सेंट्रल एटम है इसके इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होंगे? किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? ऑर्बिटल्स में। देन एक बार बोर्ड पे देखो, दोनों के इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम के, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट सेंट्रल एटम के, याद रखना, सबसे ज्यादा जो रिपल्सन फेस करते हैं दैट इज डी ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सेंट्रल एटम के कौन से ऑर्बिटल सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं? दैट इज डी ऑर्बिटल। बट डी ऑर्बिटल are mainly affected. थर्ड पॉइंट, जब लिगेंड सेंट्रल एटम के पास नहीं आएगा तो उस केस में सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी। क्लियर? कितने डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं? 5। इसे डी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो लिगेंड के आने से पहले पांचों की एनर्जी बराबर होगी और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है दैट इज नोन एज डी जनरेट ऑर्बिटल। क्लियर? बट जब लिगेंड आएगा तो रिपल्सन के कारण इन दोनों की एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। क्लियर? सो बिफोर लिगेंड द एनर्जी ऑफ all d orbitals of central atom are same. Energy of all d orbitals of central atom are same, known as degenerate orbitals.
known as degenerate orbital. Fourth and last one, when ligand approaches central atom, d orbital faces repulsion and they split into two different energy levels. This is known as splitting. जब लिगेंड के आने से दोनों ऑर्बिटल्स का डी ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी का स्प्लिटिंग होता है, एनर्जी लेवल चेंज होना, इसी को क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग. दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग. नाउ सबसे पहले हम समझेंगे कि डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं और उनके शेप क्या है. तो बताओ डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? एनीवन? क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि एस स्फेरिकल होता है, टी डंबल होता है और डी क्या होता है? डबल डंबल. क्लियर? डी ऑर्बिटल इज हैविंग डबल डंबल शेप. नाउ 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं. देयर आर 5 degenerate d orbitals. Now first is dxy. इस तरह से x और y प्लेन के अंदर दोनों डंबल. दिस इज dxy. सेकंड dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. Second one is dyz. इस बार जो डंबल होगा वो yz प्लेन के अंदर होगा. दिस इज y, दिस इज z. दिस वन. नेक्स्ट dzx और xz तीनों सेम है. dzx और xz. So double dumbbell in xz plane. And the last one, fourth कौन सा होगा? dx square minus y square. इस तरह से dx square minus y square. This one. इसके डंबल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है. और लास्ट नंबर 5 इज dz square. इसको बोलते हैं बेबी सुदर शेप. This one. Notice. तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं. ध्यान से समझना. ये जो पहले हमने 3 ऑर्बिटल लिखे हैं इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल. अभी डिस्कस करेंगे. These are known as T2G ऑर्बिटल and these are known as EG ऑर्बिटल. तो बताओ कि D सबसेल के कितने ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल है? हाउ मेनी ऑर्बिटल इज हैविंग डबल डंबल शेप? 4. इन केस में डबल डंबल है. क्या dz स्क्वायर में डबल डंबल है? नो. क्लियर? इसको बोलते हैं बेबी सुदर शेप. वेरी इंपॉर्टेंट. dz स्क्वायर का जो शेप है इसको बोलते हैं बेबी सुदर शेप. नेक्स्ट अब 1 by 1 सारे कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग पढ़ेंगे. रिपीट. dz स्क्वायर. अच्छा ये बताओ कि कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के अंदर ज्यादा है? इसमें देखो 3 हो गए ना. यहाँ पे भी प्लेन में ज्यादा है. प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ऑर्बिटल वाला पार्ट. इसमें भी ऑर्बिटल का लॉ प्लेन में है, इसमें भी प्लेन में है.
इन दिस ऑल्सो इन प्लेन। और कितने ऐसे ऑर्बिटल है जिसमें एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? एक्सिस पे कितने हैं? इसमें दोनों लोग एक्सिस पे हैं, इसमें भी एक्सिस पे आ रहा है। नेक्स्ट, अब सारे कॉम्प्लेक्स के अंदर हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डन। Write down first is splitting in octahedral complex. तो बताओ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना आता है सभी को? किस तरह से बनता है? किस तरह से? 4 एक प्लेन के अंदर, एक ऊपर और एक नीचे। सो राइट डाउन, बनाओ जल्दी। चलिए, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझना। जैसे ये हमने ली y एक्सिस पे एनर्जी है, दिस इज एनर्जी। नाउ लेट्स सपोज दिस इज द सेंट्रल एटम, दिस इज सेंट्रल एटम 5d ऑर्बिटल। तो बताओ क्या इस केस में पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम है? पांचों एक साथ है, इजंट इट? देखो ये एनर्जी लेवल है तो पांचों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है इस तरह से। सो दिस इज आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड सेंट्रल एटम। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल है इनको हम क्या बोलेंगे? डीजनरेट डी ऑर्बिटल, डीजनरेट डी ऑर्बिटल। अब मान लो सेंट्रल एटम के पास लिगेंड अप्रोच करते हैं, ध्यान से समझना। let it be central atom and ligand approaches this central atom like that. जब ligand इसको अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली रिपल्सन होगा। किसके बीच में? ligand के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और डी ऑर्बिटल्स के बीच में। तो रिपल्सन के कारण एकदम से एनर्जी बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज ये एनर्जी बढ़ के एक तरह से होगी। क्या अभी भी ये डीजनरेट है? यस, अभी भी इन सबकी एनर्जी क्या है? सेम। बट अब इन लिगेंड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होके दो एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाएगा। दिस वन, ये जो डी ऑर्बिटल है दैट विल स्प्लिट अप इन 2 एनर्जी लेवल। याद रखना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऊपर प्रेजेंट होता है इन सेट को बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल, दिस इज नोन एज ईजी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। और जो नीचे प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज T2G, दिस इज ईजी एंड दिस इज T2G। अब आपको पूछा जा सकता है कि ईजी के अंदर जो 3 ऑर्बिटल हैं वो कौन से डी ऑर्बिटल हैं? सो रिमेंबर, जहां पे स्क्वायर नहीं था, ऐसे याद रखो, जिसके अंदर स्क्वायर नहीं था, किसके अंदर स्क्वायर? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, क्लियर? और एक्स जेड। और ईजी जिसमें स्क्वायर होगा कौन कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और ये जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का जो डिफरेंस होता है इसी को हम बोलते हैं डेल्टा नोट, दिस इज नोन एज डेल्टा नोट। डन। अब बताओ ये एनर्जी क्यों रेस हुई? रिपल्सन के कारण। और ये एनर्जी लेवल कब रेस होगा? व्हेन लिगेंड अप्रोचेज सेंट्रल एटम। नोटिस। इसके बाद कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ CFSC? देयर इज वन टर्म दैट इज CFSC, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसी को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पहले इसको समझो, ये बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है which d orbitals are belonging to T2g orbital, तो आंसर क्या होगा dhy, yz और zx। और ये भी पूछा जाता है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में लोअर एनर्जी पे कौन सा सेट होता है, बताओ। T2g की एनर्जी कम है और Tg की एनर्जी क्या है, ज्यादा। नोटेड। नेक्स्ट एक और टर्म है दैट इज CFSE, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका मतलब होता है एनर्जी आफ्टर स्प्लिटिंग माइनस एनर्जी बिफोर स्प्लिटिंग। एनर्जी आफ्टर स्प्लिटिंग माइनस एनर्जी बिफोर स्प्लिटिंग। नाम से पता चल रहा है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब इस थ्योरी से जो एनर्जी स्प्लिट होता है दैट इज CFSE। नोटिस। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा नॉट, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा नॉट। यदि इस लेवल को बोले तो इसको बोलते हैं बेराई का लेवल। यहां पे बात करें तो दिस बिकम 0.6 ऑफ डेल्टा नॉट, और इसकी बात करें तो दिस इज माइनस ऑफ 0.4 ऑफ डेल्टा नॉट। नोटिस। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगी? The splitting in octahedral complex will take place in such a way that T2g orbital will occupy lower energy and EG orbital will occupy higher energy. इसको नोट करो। और CFSE निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, उसको नोट करो। राइट डाउन, CFSE is calculated by 0.6 and T and EG into delta naught plus minus of 0.4 and T2G into delta naught plus X into P. This is the formula to determine CFSE. जैसे आपको पूछी जाए एक्सप्लेन CFSE, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? एनर्जी आफ्टर स्प्लिटिंग माइनस एनर्जी बिफोर स्प्लिटिंग। और कैलकुलेशन उतना नहीं पूछी जाती, यदि आए तो इस फॉर्मूले को यूज करके निकालना है। यहाँ पे देखो NEG का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। N-T2G का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। P यहाँ पे है पैरिंग एनर्जी। नोटिस, NEG is number of electron in EG orbital and T2G का मतलब है number of electron in T2G orbital and P denotes the pairing energy. P is pairing energy. नोटिस, तो स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बताओ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है?
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कितना होगा? 6, isn't it? जल्दी से नोट करो, डू इट फास्ट। तो बोर्ड में यदि आए तो ये डायग्राम बना के समझा दोगे इसको? वेरी सिंपल। पहले क्या समझाओगे? पहले एनर्जी कम होती है जब सेंट्रल एटम क्या होता है? आइसोलेट, और जैसे लिगेंड अप्रोच करते हैं तो एनर्जी बढ़ता है और बढ़ के स्प्लिट हो जाता है। और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग इस प्रकार से होती है ताकि जो ईजी ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी पे जाते हैं और T2G ऑर्बिटल लोअर पे। नेक्स्ट हेडिंग डालें, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सिंपल है, बस इसका उल्टा कर देना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बताओ टेट्राहेड्रल का मतलब 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। क्लियर? अगेन सेम इस तरह से, दिस इज द एनर्जी लेवल। अगेन जब लिगेंड प्रेजेंट नहीं होगा, तो एनर्जी लो होगी और ये पांचों डी ऑर्बिटल क्या होंगे? डीजेनरेट, इजंट इट? जब लिगेंड नहीं पहुंचेंगे तो रिपल्सन नहीं होगा, दैट मींस दीज आर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। और जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो एनर्जी एकदम से बढ़ेगी, तो ये लिगेंड की प्रेजेंस में, लाइक दैट, दिस वन। So when central atom is approached by ligand और एनर्जी बढ़ के क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग। तो बताओ ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग किस टाइप से हुई थी? ऊपर कौन प्रेजेंट थे और नीचे? इसमें उल्टा होगा, इसमें ऊपर इस बार कौन होंगे? T2G और Eg ऑर्बिटल नीचे, Eg ऑर्बिटल। सो टेल मी, T2G में 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? dxy, dyz, dzx। और Eg के अंदर dx² माइनस y² और dz²। और पहले ये एनर्जी डिफरेंस T2G और Eg का, इसको हमने डेल्टा O से डिनोट किया था, बट दिस टाइम दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा T। T का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और O का मतलब क्या था? ऑक्टाहेड्रल। नोटिस, रिपीट, T is central atom. Clear? Exactly, ligand approach is central atom. Notice. इसमें आप थ्योरी लिख लीजिए। तो इसमें स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी कि जो T2G ऑर्बिटल है वो इस बार हायर एनर्जी पे होंगे, Eg लोअर एनर्जी। राइट डाउन, बिफोर द प्रेजेंस ऑफ ligand, all d orbitals of central atom are degenerate, then but when ligand approaches, when
ligand approaches central atom, splitting take place, splitting takes place in such a way, that T2G orbital, such a way that T2G set of d orbital occupies higher energy, but EG set occupies lower energy. नोटिस जल्दी से नोट करो, फिर एक और छोटा सा टॉपिक, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है. टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जस्ट ऑपोजिट. क्लियर. नाउ पहले देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ये एनर्जी गैप था T2G और EG का, इसको हमने किससे डिनोट किया था? डेल्टा O से. और टेट्राहेड्रल के अंदर डेल्टा T से. नाउ ध्यान से समझना कि ये जो डिफरेंस है क्या सारे लिगेंड में सेम होगा? नो. कुछ लिगेंड पावरफुल हैं तो ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे, और कुछ लिगेंड कम पावरफुल होंगे तो उनमें स्प्लिटिंग भी क्या होगी? कम. Isn't it? That means if we arrange different ligands on the basis of their delta knot, यदि सारे लिगेंड को उनके डेल्टा नोट के बेसिस पे अरेंज कर दें तो जो सीरीज मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्लियर. सो राइट डाउन डेफिनेशन. if we arrange the ligand, on the basis of delta node, then series obtained is known as spectrochemical series. नोटिस. इसके बाद सीरीज बना के हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहां से क्वेश्चन आए. नोटिस. ये पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सारे लिगेंड को किस बेसिस पे अरेंज करें? डेल्टा नॉट से. तो जो सीरीज बनेगी दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. नाउ ये सीरीज के कुछ लिगेंड्स आपको याद रखना है. राइट डाउन. राइट दिस सीरीज. सबसे पुअर लिगेंड में आता आई नेगेटिव, इसके बाद Br नेगेटिव. अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से क्वेश्चंस बनेंगे. आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, इसके बाद सल्फाइड आता है, देन इट इज थायोसाइनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, एजाइड, देन फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट. After that, this is water, isothiocyanate NCS minus, CH3CN, acetonitrile, pyridine, NH3, EN, bipyridine, NO2, triphenyl phosphate, PPH3,
तो एन नेगेटिव एन कार्बोनिल, राइट है। नोटिस, अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ध्यान से समझना, सबसे लेस सबसे कम डेल्टा नोड किसका है, आई नेगेटिव का। इसका मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है और सबसे ज्यादा डेल्टा नोड किसका है, तो ये कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देन नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड, ध्यान से समझना। लिगेंड की बात करें तो यहाँ पे हम लिगेंड को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरा होगा बेटा वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। नाम से पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब वो लिगेंड जिसका डेल्टा नोट हाई होगा, और वीक फील्ड मतलब वो लिगेंड जिसका डेल्टा नोट क्या होगा, कम। तो हियर वी कैन से द लिगेंड विथ हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा नोट, और वीक में आएगा लिगेंड विथ लो वैल्यू ऑफ डेल्टा नोट। इसको ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू कम टू नो कि कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक, इसका एक ट्रिक होता है। देखो बोर्ड पे क्या ट्रिक है। इफ डोनर एटम इज एनसीपी then it is strong ligand, strong field ligand। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि डोनर एटम नाइट्रोजन, कार्बन या कौन है, फॉस्फोरस, तो वो लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन डोनर है तो ये किस में आ गया, स्ट्रॉन्ग में। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है तो ये भी किस में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग में। व्हाट अबाउट दिस, इसमें फॉस्फोरस डोनर है तो ये भी किस में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग में। तो डोनर एटम कौन कौन होने चाहिए, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर फॉस्फोरस। ये लिगेंड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो PPS3 भी स्ट्रॉन्ग में आ गया, PPS3। बताओ अमोनिया क्या होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक, नाइट्रोजन डोनर है, अमोनिया इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अच्छा वाटर क्या होगा, वाटर में डोनर कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका मतलब वीक हो गया। क्लोराइड कौन सा लिगेंड होगा, वीक, फ्लोराइड इज वीक, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दीज आर वीक। नोट इट। So first tell me, is it clear to all how to identify a weak and strong ligand? बताओ किस तरह से, जब डोनर एटम कौन कौन होगा, एनसीपी, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर फॉस्फोरस, वो लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और इनके अलावा कोई डोनर हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, वीक। राइट डाउन। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड ज्योमेट्री in this TFT. First case, if coordination number equal to 4, first case if coordination number equal to 4 और 6, ये दो केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कल हमने VBT में पढ़ा था कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। बताओ कौन कौन से। वेरी गुड, sp3 एंड DsP2। क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ये आपको जस्टिफाई करना होगा कि 4 कोऑर्डिनेशन में कब sp3 होगा और कब DsP2। और sp3 जब होगा तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और DsP2 में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। दिस इज स्क्वायर प्लेनर। नाउ दूसरा केस क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर कौन से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3d2 या फिर d2sp3। क्लियर। सी देयर आर 2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d2 और द सेकंड केस में भी d2sp3। और हमने ये देखा कि दोनों केसेस के अंदर ज्योमेट्री क्या थी,
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोटिस मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, फिर 4 एग्जांपल के थ्रू सारे केसेस में समझाऊंगा। sp3 dsp2 sp3 d2 और d2 sp3। तो फर्स्ट लेट मी कंफर्म, ये दोनों केसेस समझ में आए, लिगेंड कब वीक होगा और कब स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये अभी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसके अंदर। क्लियर? जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। So always remember, if NCP is donor atom, then the ligand is strong, otherwise it is weak. बताओ ये कौन सा ligand होगा? हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, वीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन, डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन phase and geometry. Hybridization, geometry, magnetic moment, hybridization, phase, geometry and magnetic moment of following complexes. तो फर्स्ट कंपाउंड है बेटा NiCl4 -2 and the second that we discussed is NiCN4 -2, like that. Notice first है NiCl4 -2 और second है NiCN4 -2। तो एक बार इसको समझना ध्यान से, फोकस ऑन बोर्ड। दोनों केसेस हैं, इनमें से एक तो sp3 है और दूसरा है dsp2। क्लियर? नाउ कैन बी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कंपाउंड? सबसे पहले ये निकालो, ध्यान से समझना, ये अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो मोनोडेंडेट है तो कितना आ रहा? 4। इसमें भी कितना आएगा? 4। क्लियर? आई एम रिपीटिंग, बिल्कुल ये अप्रोच होनी चाहिए, यदि बोर्ड में भी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटेटिव के लिए। और उसके बाद आप यहाँ पे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कितना आ रहा है देखो। कैसे निकालते हो? एक्स एज्यूम करके, +2 आ रहा है, 4 × -1 इज -2, तो एक्स का वैल्यू आ गया +2। मतलब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, जो लिगेंड है Cl- जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? वेरी गुड, दिस इज वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, याद रखना एक कॉन्सेप्ट होता है पेयरिंग। तो जो पेयरिंग कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के साथ पॉसिबल है, वीक के साथ पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, दैट मींस देयर इज नो पेयरिंग। नाउ अब किस तरह से अप्रोच करेंगे? निकल का चार्ज यहाँ पे कितना है कंपाउंड में? +2। तो सबसे पहले आप निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन आता है सभी को, क्या होता है निकल का कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 4s2 और 3d8। नाउ इस कंपाउंड में निकल नहीं है, इस कंपाउंड में निकल के फॉर्म में है +2 में, तो यू हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल +2। तो कितना हो जाएगा? आर्गन 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 4s0 3d8। अब यहाँ पे 3d8 ऑर्बिटल जो है, 3d ऑर्बिटल, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ड्रॉ दिस डायग्राम, इसको आपको बनाना पड़ेगा। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, दिस इज 3d, 5 ऑर्बिटल इस तरह से हैं। सबसे पहले एक एक 1 2 3 4 और 5 6 7 एंड दिस इज 8।
3D के बाद बाहर वाला ऑर्बिटल होगा 4s, 4s के बाद कौन सा होगा 4p, लाइक दैट। नाउ बोर्ड पे देखो एक बार, दो केसेस है। यदि मैं बाहर का s और बाहर का p ले लूं, एक s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। दूसरा केस क्या है कि ये जो d का इलेक्ट्रॉन है ये पैर हो सकता है, ऐसे इसको यहां डाल दे तो पैर हो गया, ये भी खाली हो गया। तो अब यहाँ पे d लू तो dsp2 भी हो सकता है। आया समझ में? बाहर वाले ऑर्बिटल ले तो sp3 और अंदर का d खाली करके ले तो क्या हो जाएगा dsp2। बट ये खाली कब कर पाएंगे, अभी डिस्कस किया कि ये जो पेयरिंग है कब पॉसिबल होगी, जब लिगेंड क्या होगा स्ट्रॉन्ग। बट यहाँ पे जो हमारा लिगेंड है वो कौन सा है वीक, तो क्या पेयरिंग होगी, नो पेयरिंग। इसका मतलब बाहर के ऑर्बिटल लेके हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एक एस और 3p से हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने 4, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ये कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अब लिगेंड आके अपने इलेक्ट्रॉन इनमें इंसर्ट कर देंगे। क्लियर? सो एक एस और 3p, याद रखना जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो कितनों ने हाइब्रिडाइजेशन किया 4 ने, तो ऑर्बिटल भी बने कितने 4। सो यहाँ पे अब लिगेंड आके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। क्लियर? इसको भी समझो फिर एक साथ नोट करना। देखो बोर्ड पे कोऑर्डिनेशन 4, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, लिगेंड CN है, लिगेंड है CN। इज इट स्ट्रॉन्ग और वीक? इट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्या इस केस में पेयरिंग होगी? यस, हियर पेयरिंग विल टेक प्लेस, यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो सबसे पहले निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो निकल क्या होता है आर्गन 4s2 3d8, बट यहाँ पे निकल +2 है, तो निकल +2 कितना हो जाएगा आर्गन 4s0 3d8। अब देखो 3d8 बनाओ, ये 3d, दिस इज 3d, 5 ऑर्बिटल और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो ये 8 भर दिए। 3d के बाद कौन आता है 4s, 4s के बाद कौन आएगा 4p। अब भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप s और p लेके sp3 बना दो, या फिर इस d को पैर करके dsp2 बना दो। तो ये कौन डिसाइड करता है लिगेंड। यहाँ पे लिगेंड कौन सा है वेरी गुड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये d इलेक्ट्रॉन इसमें जाके पैर्ड अप हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखो अब केस में, इस केस में क्या बनेगा, 4 ऑर्बिटल तो पैड हो चुके हैं, बट एक डी ऑर्बिटल जो है वो अभी भी क्या है वेकेंट है। तो इस बार sp3 नहीं होगा, अंदर वाले ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है लो। तो कोई भी चीज लो एनर्जी की ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे एक डी का एक एस का और 2 पी के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करके कौन सा ऑर्बिटल बना देंगे 4dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस केस में पेयरिंग नहीं हुई, तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ था sp3, और यहाँ पे पेयरिंग हुई इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ dsp। देन नोटिस, इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। पहले इसको नोट करूं। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ दैट मीन ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे वेरी गुड टेट्राहेड्रल, और dsp2 में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी वेरी गुड स्क्वायर प्लेनर। नोट इट डाउन।
फाइन, पहले इसको नोट करो, फिर बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा। नोट इट, जल्दी से नोट करो, डू इट फास्ट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितने केसेस बने? 2। कौन कौन से? sp3 या फिर dsp2। sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। और dsp2 का किसमें? और कोऑर्डिनेशन 6 में भी 2 केस बनते हैं, कौन कौन से? sp3d2 या फिर d2sp3। बट वहां पे ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, दोनों में। जल्दी से नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल। और इसके भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में खूब गिवन है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आज ही जाके आप ट्राई करोगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अंदर बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? वेरी गुड, 2। और क्या इसके अंदर पेयरिंग के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा? 0। तो इसमें मेंशन करेंगे कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। अभी निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, बट फॉर नाउ जस्ट राइट डाउन unpaid electron is 2 in this compound, but here the number of unpaid electron is how much? इसके अंदर कितने अनपेड? 0। एक एक चीज समझ के लिखना और ये देखना कि किस तरह से पेयरिंग डिसाइड हो रही है, कब पेयरिंग हो रही है और कब नहीं हो रही। तो बताओ क्या लॉजिक है पेयरिंग का? वेरी गुड, वीक और स्ट्रॉन्ग का। तो स्ट्रॉन्ग पेयरिंग कर देता है बट वीक पेयरिंग नहीं कर पाता। नोटिस। देखा सभी ने? फाइन। ढंग का कपड़ा नहीं रख सकते। फाइन, देखो बोलते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ध्यान से समझना, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। और ये जो म्यू होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट। क्या फॉर्मूला है? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। और यहाँ पे एन होगा एक्सैक्टली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोनों कंपाउंड में निकालते हैं। सबसे पहले NiCl4 माइनस 2। NiCl4 माइनस 2। इसमें बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे? अभी लिखा हमने
NiCl4 - 2 में चेक करो तो भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। क्लियर? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 × 2 + 2, 4 × 2, दैट इज √8। और याद रखना बेटा इसकी यूनिट होती है Bm, दैट इज बोर मैग्नेट्रॉन, दैट इज बोर मैग्नेट्रॉन। नाउ सेकंड हम इसमें निकालते हैं, दैट इज NiCN4 होल नेगेटिव -2, इस वन। और इसमें चेक करके बताओ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 0। पुट करो म्यू में 0, फॉर्मूला पुट करो 0 × 0 + 2, 0 × एनीथिंग इज 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? 0। क्लियर? अगेन दिस इज बोर मैग्नेट्रॉन। और आपको पता होगा देयर आर 2 मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। और जिसमें अनपेयर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? वेरी गुड, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, दैट मींस विच कॉम्प्लेक्स? डायामैग्नेटिक। क्लियर? So if we talk about complex, there are 2 type of complex. One is paramagnetic complex, or it may be diamagnetic complex. Paramagnetic or it may be diamagnetic. Paramagnetic क्या होगा? Which contains unpaired electron. Which contains unpaired electron. और याद रखना पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? अट्रैक्ट या फिर रिपेल? अट्रैक्टिव। क्लियर? Such complex will be attracted in magnetic field. Now second is diamagnetic. Diamagnetic का मतलब समझना, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर, in which all electrons are paired. तो बताओ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। और ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे? रिपेल। दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, repelled by magnetic field. Notice, फिर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर = 6। नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। जैसे हमने पिछले केस किए थे कोऑर्डिनेशन 4 के, बिल्कुल वैसा ही ये केस है। राइट डाउन क्वेश्चन। डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन shape geometry of following complex. उसकी केमिस्ट्री क्लास में वैसे तो नहीं हो रही थी 2 से 3, क्योंकि बच्चे जल्दी आ रहे हैं, बट फिर भी अब 2 से 3 रखेंगे। हाँ 2 से 3 है ना, फिजिकल पढ़ना उस टाइम में। सो ये क्लियर हुआ सभी को? ट्राई दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है Fe2H2O स्टेट 3+, सेकेंड है FeCN स्टेट -3। सबसे पहले आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड आइडेंटिफाई करो। डू इट फास्ट। एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है +3 दोनों के अंदर। ओके, वाटर कौन सा लिगेंड है? वीक की स्ट्रॉन्ग? वीक। और CN कौन सा है? वेरी गुड। देन नीचे वाला लिखा, एक में करके बताता हूं, अगला वाला आप ट्राई करेंगे। फोकस ऑन बोर्ड, देखो इसको। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, +3 आएगा,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 6। लिगेंड कौन सा है H2O, कौन सा लिगेंड है, वीक या फिर स्ट्रॉन्ग, वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड में क्या पेयरिंग पॉसिबल है, दैट मीन्स नो पेयरिंग। अब यहाँ पे आयरन +3 चार्ज में है, दिस इज आयरन +3, आयरन इज +3। तो पहले आयरन का लिख लो, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d6 और 4s2। क्लियर। नाउ यहाँ पे आयरन न्यूट्रल स्टेट में नहीं है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है, आयरन कौन से चार्ज पे है, +3 पे। तो कौन बताएगा क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, H खाली हो जाएगा और 8d तक चला जाएगा। वेरी गुड। तो दिस बिकम आर्गन 3d5 और 4s क्या हो जाएगा 0। 4s के बाद में कौन 0 है, 40। 40 के बाद में कौन 0 है, 40। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखो 3d के अंदर जब हम पांचों ऑर्बिटल वैकेंट बनाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 हो गए 5। इसके बाद कौन वैकेंट है, एस में कितना ऑर्बिटल 1। उसके बाद पी के अंदर कितने ऑर्बिटल 3। उसके बाद डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5। याद है ना सभी को, एस के अंदर 1, पी के अंदर 3 और डी के अंदर 5। नाउ so this is 3d, this is 4s, this is 4p and this is what 4d। now tell me क्या यहाँ पे पेयरिंग होगी, दो केसेस है अगेन, पेयरिंग होगी तो अंदर का डी मिल जाएगा और पेयरिंग नहीं होगी तो डी कौन सा मिलेगा, बाहर वाला। आया समझ में। सो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी, दैट मीन्स हमें बाहर का डी यूज करना है। तो देखो 1 एस 3 डी और 2 डी, 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे 6। तो दैट इज 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2 और sp3d2 के अंदर ज्योमेट्री और शेप क्या होता है, वेरी गुड, दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये करके बताओ, ट्राई दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, इसमें पेयरिंग होगी, बस पेयरिंग करा दो 2 बार तो अंदर के 2 डी खाली हो जाएंगे। ट्राई दिस, यहाँ तक लिख के बताओ हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर पेयरिंग करेंगे। माने समझ में। देखो बोर्ड पे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 आ रहा है, ऑक्सीडेशन क्या आ रहा है +3 आ रहा है। लिगेंड कौन सा है CN, और CN कौन सा लिगेंड होता है, वेरी गुड, दिस इज स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा देते हैं, पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगी, पेयरिंग। नाउ सबसे पहले आप ट्राई किया करो बेटा, न्यूट्रल का लिखो ग्राउंड स्टेट में। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d6 4s2, बट यहाँ पे आयरन +3 में, तो Fe+3 का क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5 और 4s0। 4s के बाद में 4p0 और 4p के बाद में कौन 0, 4d। अब 3d5 बनाओ, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल, दिस इज 5 ऑर्बिटल 3d 1 2 3 4 5। नाउ 3d के बाद में 4s खाली है, 4p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं और 4d भी खाली है, 4s 4p 4d। अब एक बार बोर्ड पे फोकस करो, यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। तो क्या यहाँ पे पेयरिंग का चांस है, यस। तो यहाँ पे इस बार पेयरिंग होगी बेटा, बाहर वाला ऑर्बिटल नहीं लेंगे, अंदर वाले को पेयर करके फिर अंदर वाला ऑर्बिटल लेंगे। तो 2 को पेयर करवाने से
एक बार देखो बोर्ड पे, इसका क्या स्टेटस है, दो पैड बन जाएंगे, ये दो पैड और दो क्या हो जाएंगे, खाली, और बाहर वाला एस और बाहर वाला पी, दिस इज 3D 4S 4P। अब अंदर वाले डी वेकेंट है, तो 2D 1S और 3P, 6 ऑर्बिटल लेके हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, D2sp3। इस बार sp3 D2 नहीं है, यहाँ पे हमने बाहर वाला डी लिया, इसलिए इसको बोला था sp3 D2, और अंदर वाला डी लेंगे तो क्या बन जाएगा, D2sp3। तो दिस इज 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ D2sp3, 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ एक बार बोर्ड पे देखो, अगेन sp3 D2 हो या फिर D2sp3 हो, दोनों ही केसेस में ज्योमेट्री क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? यदि हम बाहर वाला d ऑर्बिटल लेंगे तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अंदर वाला d यूज करेंगे पेयरिंग के बाद में, तो इसको क्या बोल देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि आउट ऑफ दिस टू विच इज इनर ऑर्बिटल एंड विच इज आउटर ऑर्बिटल। So exactly, this is what? This is very good. Outer orbital complex. And what is this? Inner orbital complex. Note it down. और इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ। ट्राई दिस, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5, और इसके अंदर भी अनपेड है, कितना, 1। नोट इट। अच्छा बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? पैरा हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस दिस इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, बताओ कितना आ रहा है। फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला था, √n × n+2। इसका आ रहा है 35 अंडर रूट में, यूनिट क्या होती, वेरी गुड, और इसका आएगा √3। देखो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2। तो इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट n है 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो म्यू का फॉर्मूला पुट करो 5 × 5+2, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू √35 बोर मैग्नेट्रॉन। और इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, तो म्यू में पुट कर दो 1 × 1+2, दैट इज √3 बोर मैग्नेट्रॉन। ये क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे घर पे, दैट इज होमवर्क। तो ये मैं आर्टिकल चेक करूंगा, इनमें सेफ ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन आपको पता करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा सभी से बिल्कुल इसी अप्रोच में, कोऑर्डिनेशन, ऑक्सीडेशन, गेटिंग माय पॉइंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज NiCO होल 4। Question 2 is COF6 3 negative. Third question, FeCO5 pentacarbonyl iron 0. Fourth is Na2 FeCl5 NO। ये चारों क्वेश्चन ट्राई करना है, दैट इज होमवर्क।